हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड। एमसीक्यू के फॉर्म में आपको क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन को इतने डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको पूरा ट्रैक और उसका वर्क अच्छे से समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीपीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ साइंस का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा जिस एग्ज़ाम में, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है राइट लंग, ये लंग है, ठीक है। हैव हाउ मैनी लोब्स, तो राइट लंग में जो होते हैं हमेशा 3 लोब्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इस तरह से लंग आपको ये इस तरह से लगे रहते हैं बॉडी में ऐसे, तो एक ये है और इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पर होता है। तो ये जो होता है वो 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड है, 1, 2 और 3। जबकि जो लेफ्ट वाला होता है वो केवल 2 पार्ट में होता है, 1 और 2, ठीक है। लंग्स माने फेफड़ों की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए 3 लोब्स होते हैं इसमें और इसमें केवल 2 लोब्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ये 3 लोब्स, ठीक है। 3 लोब्स इसका आंसर होगा हमारे राइट लंग में। अगला है द एस्पिरेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपकी बॉडी में कभी कोई ट्रैकिया के थ्रू पार्ट चला जाए और लंग में जाने की उसकी ये से लग रहा हो संभावना, ये लंग में जाएगा, तो कौन से लंग में ये लोकेट हो जाएगा जाके, राइट में या लेफ्ट में? क्योंकि आपको पता है कि बाइफर्केट हो जाता है यहाँ पर। अब ये यहाँ से जब गया कोई पार्ट तो वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा ये पता ही नहीं चल रहा है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ये राइट लंग में ही जाने की इसकी उम्मीद रहती है कि ये राइट लंग में जाके फंसेगा, जो भी पार्ट होगा। जैसे पिन बिन आपने बच्चों के कभी देखी होगी, तो राइट लंग में इसकी वो रहती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगला है विच पार्ट ऑफ लंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट का भाग नहीं है लंग का कौन सा पार्ट, यानी कि फेफड़े का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो टर्मिनल ब्रैंक्यूल जो है वो इसका पार्ट नहीं है। टर्मिनल ब्रैंक्यूल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से ट्रैकिया आया, ये बाइफर्केट हुआ, फिर यहाँ पर हमारे ये लंग्स आ गए, तो आपने देखा है कि लंग्स में यहाँ पर ब्रांचेज निकली रहती हैं ऐसे, ठीक है। आप देख लीजिएगा इमेज, इस तरह से ब्रांचेज निकली रहती है। जो ब्रांचेज के लास्ट छोर हैं, ये जो छोर होते हैं ये टर्मिनल ब्रैंक्यूल कहते हैं, और यही जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी से यूनिट का जो है पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो इसका ये पहला उत्तर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्ल्यूरिसी क्या है। प्ल्यूरिसी जो है वो होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्ल्यूरा। क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्ल्यूरा, यानी कि प्ल्यूरा में सूजन होना। अब आप इसको कहेंगे कैसे ये होती है, तो इसमें मैं बता दूं, जैसे फिर से वही पार्ट आपका मान लीजिए मैंने यहाँ पर लंग बनाया, तो ये प्ल्यूरल कैविटी होती है बिल्कुल बाहर की। बाहर की क्या होती है? ये होती है प्ल्यूरल कैविटी। यहीं पर सूजन आ जाती है, इसी पार्ट पर, तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ प्ल्यूरा। यहाँ पर सूजन आ जाएगी, केवल इस पार्ट को बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए इस पार्ट को, यहाँ पर जो ये पार्ट है, इस पार्ट में क्या होती है? सूजन आ जाती है, और इसी को प्लूरल कैविटी कहते हैं, और यहाँ पस भी पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही दोनों पार्ट की बात करें, यहाँ दोनों पार्ट में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पस पड़ जाता है, और ये पस पड़ जाने की वजह से या यहाँ पर सूजन आ जाने की वजह से ही इस डिज़ीज़ को जो है हम लोग क्या कहते हैं? प्ल्यूरिसी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन एंड प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। जब प्लूरल स्पेस में ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है। पस पड़ जाएगा तो हम प्यूरिसिटी कहेंगे, प्यूरिसी कहेंगे, और प्लूरल इफ्यूज़न किसे कहेंगे? जब ये इस तरह से पानी जाता है। पूरी इमेज है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया? ये वाटर आ गया इस पोजीशन पे। जब इस पोजीशन पे वाटर आ गया तो ये प्लूरल इफ्यूज़न कहलाएगा। ये प्लूरल स्पेस आ गया, देखो ये स्पेस है, यहाँ पर पस हो जाएगा तो वो प्लूरिसी हो गया, ठीक है। और ये रिप्स लगी रहती हैं आगे, यहाँ पर हमारी क्या होती हैं? रिप्स माने क्या होता है? हमारी पसलियाँ, इस तरह से पसलियाँ लगी रहती हैं, इनके पीछे ही हमारे फेफड़े होते हैं इस तरह से, है ना। तो ये रिप्स है हमारी, ये रिप्स की पूरी यहाँ पर पूरी एक दिखा दी गई है इस तरह से। तो ये है प्लूरल इफ्यूज़न जब पानी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि इंस्पिरेशन का मतलब है सांस को अंदर लेना, श्वसन क्या कहते हैं, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। इसके साथ साथ नीड एनर्जी, सांस लेने के लिए अगर हम सांस अंदर ले रहे हैं तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है और उसके लिए हमें एनर्जी, दोनों एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका पहला और तीसरा दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर 4 है, देखो है ए और सी, तो इसके तीनों, ये ए 1 2 3 4 लिखा है, तो इसको यहाँ पर इन्हें लिखना चाहिए था कि ये आंसर में यहाँ पर पहला और तीसरा इस तरह से यहाँ पर लिखते तो ये आंसर इसका सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, माने क्या है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो डायाफ्राम जो हमारा बना होता है, डायाफ्राम यहाँ पर इस तरह से बना होता है और यहाँ पर इस तरह से हमारी पसलियाँ लगी रहती हैं बॉडी में, बॉडी के स्ट्रक्चर में। तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो डोम शेप का हो जाता है। डोम शेप का मतलब इस तरह का। ठीक है, और ये पसलियाँ हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारा डायाफ्राम पेट के ऊपर, जो पेट का खाली जगह है वहाँ ऊपर आपको दिखेगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम बिल्कुल ऊपर की तरफ डोम के शेप का हो जाएगा और जब आप सांस लेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाता है एकदम इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर डोम शेप का हो जाएगा, डोम माने गुम्बद जैसा, तो इसका एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ रहा है डायाफ्राम की मसल्स, किस वजह से सिकुड़ रही हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो इंस्पिरेशन यानी कि सांस हम अंदर ले रहे हैं तब डायाफ्राम की वो सिकुड़ती है और डायाफ्राम बिल्कुल सीधा हो जाता है और मांसपेशियाँ उसकी सिकुड़ती हैं। अगला है लंग्स फंक्शन टेस्ट, लंग का जो फंक्शनल टेस्ट है कि लंग कैसा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। हम अपने फेफड़ों के वर्क, हमारा फेफड़ा कैसे काम कर रहा है उसके लिए स्पायरोमीटर यूज़ होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml। ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml। इसके बारे में मैंने लिख भी रखा है पूरा। टाइडल वॉल्यूम जैसे कि VT कह लीजिए या TB कह लीजिए, इज़ द अमाउंट ऑफ एयर यू मूव थ्रू योर लंग्स ईच टाइम यू इनहेल और एक्सहेल। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जितनी एयर आपके लंग्स में घूमती है लेने में और छोड़ने में, जब आप आराम में होते हैं, थके हुए नहीं या भाग के आए तब नहीं, बिल्कुल रेस्ट में हैं और आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जितनी एयर आपके फेफड़ों के बीच में घूम रही है उसी को नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम टिपिकली मेजर्ड अराउंड 500 मिलीलीटर फॉर दोज असाइंड मेल इन बर्थ एट बर्थ और 400 ml फॉर दोज असाइंड फीमेल। फीमेल है अगर तो वो 400 ml है और मेल है तो 500 ml है। ठीक है, जो सांस लेने के लिए भी, तो ईश्वर ने देख लीजिए मेल फीमेल में सांस लेने में भी वह अंतर किया है। अगला प्रश्न है, अ पर्सन हैज़ 15 ब्रीथ पर मिनट ले रहा है, 15 ब्रीथ ले रहा है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है उसका, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना हो गया, 7500 हो गया, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये 7500 ml इसका आंसर होगा अगर आप पल्मोनरी वेंटिलेशन इसका देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की नॉर्मल जो मेज़रमेंट है वो कितना रहता है, तो वो 3000 से 3500 ml रहता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी डेड स्पेस इन द नॉर्मल एडल्ट का जो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस है वो कितना रहता है, तो वो 150 ml रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी पूछी जा रही है। लंग की कैपेसिटी जो है ईयर को वो करने की, अपने अंदर लेने की, तो ये है कितनी कैपेसिटी है, वो है 6000 ml। 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग, टोटल लंग कैपेसिटी अलग है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग का फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसमें होगा IVR इंटू प्लस TV प्लस EVR। अब इन तीनों को मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये वाइटल कैपेसिटी, देखो इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। बहुत बड़ी आप अंदर सांस लीजिए खूब देर तक और फिर उसे छोड़िए, तो वो आपका वाइटल कैपेसिटी कहलाई कि आप सांस कितनी अंदर ले सकते हैं और फिर जो छोड़ रहे हैं एक्सेल वो कितनी ले सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अबाउट 4800 ml। इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू एज और बॉडी साइज। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कौन सी समिंग, जोड़ना, टाइडल वॉल्यूम को आप जोड़ेंगे, ये लिखा है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ेंगे, IRV इसे कहते हैं, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV।
ठीक है। इन सब को जोड़ने के बाद आप ये निकाल लेंगे अपना वाइटल कैपेसिटी VC। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, यहाँ पर दे रखा है। और ये पूरी फुल फॉर्म भी दे रखी है। VC माने वाइटल कैपेसिटी, TB माने टाइडल वॉल्यूम, और फिर IRV माने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV माने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि कितनी सांस ली आपने बहुत सारी, फिर छोड़ी पूरा वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम वो ऊपर बता चुकी हूँ। अगला यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखते हैं। COPD इंक्लूड किससे इंक्लूडेड है? तो ये जो इंक्लूडेड है COPD वो है अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएटाइसिस, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये। और COPD की यहाँ पर फुल फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगी। COPD की फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है, पल्मोनरी लंग से रिलेटेड पल्मोनरी। refer to the group of disease that cause earflow blockage and breathe related problem। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ईयर जो फ्लो हो रहा है उससे ब्लॉकेज से रिलेटेड हो, और इसके साथ साथ हार्ट भी इसमें जुड़ा रहा है। COPD में हार्ट भी रिलेटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि ईयर फ्लो से रिलेटेड है तो हार्ट इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये इसके लिए यहाँ पर बोला गया है। अगला 17वां क्वेश्चन है बैरल चेस्ट अकर। बैरल चेस्ट जो होता है उसका मतलब क्या है? तो ये सिम्टम है COPD का। इसका आंसर है यहाँ पर एम्फाइसेमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एम्फाइसेमा, ये लिखा है एम्फाइसेमा। बैरल चेस्ट इज़ अ विजिबल सिम्टम ऑफ COPD, और ये एम्फाइसेमा। इसके साथ साथ वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, CF जिसे हो जाता है, फाइबर बन जाते हैं, सिस्ट बन जाता है। द लंग्स फिल विद एयर एंड आर अनेबल टू फुल्ली ब्रीद आउट। लंग्स में हवा भर जाती है लेकिन वो हवा को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, एयर को। तो ये COPD का है। और दिस गिव्स द चेस्ट अ प्रोनाउंस बैरल शेप। बैरल शेप के चेस्ट जो हो जाते हैं, शेप बैरल जैसा हो जाता है उनका, इसलिए ये यहाँ पर इसको बोला गया है कि सांस ले तो रहे हैं बहुत सारी लेकिन हमारी पूरी हवा बाहर नहीं निकल रही। किस वजह से? बहुत सारी बीमारियाँ जैसे एम्फाइसेमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जो बीमारियाँ होती हैं इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। अगला है ये क्या है? COR पल्मोनेल क्या है? तो COR पल्मोनेल जो है वो लंग डिजीज़ है, और नहीं, इसका है ये है RVF ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसका उत्तर ये है। और COR पल्मोनेर इज़ डिफाइंड एज एन अल्टरनेशन ऑफ इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हार्ट से रिलेटेड आ गया, ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉज्ड बाय द प्राइमरी डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्राइमरी डिसऑर्डर है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस रहता है उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। अगला है व्हाट इज़ नॉर्मल एज ऑफ PCO2। PCO2 माने क्या है? ये पूरा यहाँ पर दे रखा है ये PCO2। एक मिनट, इसका ये PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड से पार्शली पार्टिसिपेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, तो इसका पूरा यहाँ पर आंसर है 35 से 45 मिलीमीटर ऑफ Hg हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ के चलती है। अगर ऑक्सीजन जुड़ के ना चले तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है उसके साथ तो क्या होता है? दम घोटू गैस जैसी बात हो जाती है। तो यहाँ पर इसी को लेकर यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो ये आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला 20वां क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये द पेशेंट हैज़ 7.30 ब्लड pH है उसका, और 55 mg ऑफ Hg PCO2 पेशेंट है। और इसे कैसे एनालाइज करेंगे आप यहाँ पर कि ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बीमारी जो है उससे रिलेटेड है। अगर इसका pH जो है वो 7.30 ब्लड का है और 55 mg Hg जो है PCO2 है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बीमारी है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के 20 क्वेश्चन थे, आपको मैंने काफ़ी कुछ इसमें समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। इसके आगे के रेस्पिरेटरी ट्रैक के और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि इसको हिंदी में भी समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं इंग्लिश में समझ लेते हैं, बहुत से हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।